Assalamu alaikum. Student, in our previous lectures, we have described about electromagnets, how electromagnet can be created, and how electromagnet can be used in various industries such as medical, industrial usage. Today, we are going to describe some specific usage about electromagnets. आज जो electromagnet है, उनका कुछ specific usage के बारे में बताएंगे. इन स्पेसिफिक यूसेज में सबसे पहला जो है हमारे पास वो एक्सरे मशीन है. एक्सरे मशीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज होते हैं और कैसे यूज किया जाता है, तो हमने इनको डिस्कस करना है. एक्सरे मशीन एक डेंजरस मशीन है. इसलिए डेंजरस है क्योंकि उसके अंदर हाई वोल्टेज या हाई करंट फ्लो होती है, और अगर गलती से इसमें कोई बंदा या कोई इंसान टच करे तो फिर वो उसके फैटल इश्यूज हो जाते हैं. मतलब बहुत डेंजरस है. तो इसलिए कोई मतलब इस मशीन के सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इंडिविजुअली या मैनुअल स्विच से काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज होती है, तो जो कि खतरनाक है. तो इससे बचने के लिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्विच से आसानी से ऑन होता है और ऑफ हो जाता है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक्सरे मशीन जो कि एक डेंजरस मशीन है क्योंकि उसके अंदर हाई फ्लो ऑफ करंट या वोल्टेज होती है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से कंट्रोल करेंगे, खुद इंडिविजुअली डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे. और इसको कंट्रोल ये जिस रूम में होती है या जिस रूम में एक्सरे मशीन लगाया जाता है, एक दफा जिस बंदे का या जिस इंडिविजुअल का एक्सरे लेना होता है, उसे उस मशीन के पास रख के किसी और रूम से उसको कंट्रोल किया जाता है. इसकी वजूहत ये है कि क्योंकि एक्सरे मशीन से रेडिएशन इमिट होती हैं. अगर उन रेडिएशंस के लिए एक बंदा ज़्यादातर अगर वो एक्सपोजर करे तो फिर उससे मेडिकली उसके अंदर कैंसर के इश्यूज क्रिएट होते हैं. तो इसलिए एक सेपरेट रूम में रहकर उस मशीन को ऑन ऑफ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑपरेटर होता है, अगर वो रेगुलर में यही एक्सरे लेता रहेगा लोगों का, तो उसके कैंसर के चांसेस होते हैं. इससे बचने के लिए किसी और रूम में बैठ के इस एक्सरे मशीन को ऑपरेट किया जाता है. अब ऑपरेट करने के लिए अगेन क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज होती है, तो उससे बचने के लिए एक और स्मॉल सर्किट को यूज किया जाता है, और उस स्मॉल सर्किट को हम रिले कहते हैं. रिले बेसिकली एक ऐसा स्विच होता है जो मशीन के जो हाई वोल्टेज सर्किट है उसे ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली करता है. अब ये वर्किंग कैसे करता है वे रिले के लिए मैंने एक वीडियो भी अटैच की है, लिंक अटैच किया हुआ है, तो आपने उस लिंक को भी देखना है, यूट्यूब लिंक है. अब इस रिले के अंदर बेसिकली एक रीड स्विच लगाई जाती है. जैसे कि ये है हमारे पास ये जो रीड स्विच है, इसका जो फिगर है वो रीड स्विच का फिगर ये है. इस रीड स्विच एक ट्रांसपेरेंट छोटी सी सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, और इस सिलेंड्रिकल डिवाइस में दोनों किनारों से दो मेटालिक प्लेट्स लगे होते हैं, और जो मेटालिक प्लेट्स होते हैं वो बीच में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं. मतलब इनके बीच में थोड़ा सा गैप होती है, ताकि ये गैप उस सर्किट को या उस हैवी जो सर्किट है उसको ब्रेक कर सके. मतलब उसको उसके करंट के लिए सर्किट कंप्लीट ना हो. जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो वहां से करंट फ्लो नहीं होती. अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक और छोटी सी सर्किट लगाएंगे जिसे हम रिले कह रहे हैं. उस सर्किट से हम क्या करेंगे, जो मशीन की प्राइमरी जो सर्किट है जिसमें हाई वोल्टेज या हाई करंट फ्लो होती है, उस सर्किट को कंट्रोल किया जाता है. उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दिखाया गया है. इस फिगर को जरा आप देखें तो इसमें दो सर्किट्स हैं, एक सर्किट 1 है और एक सर्किट 2 है. आपने ये कंसिडर करना है कि यहाँ पे जो सर्किट 2 है वो बेसिकली एक्सरे मशीन के लिए सर्किट है, और इस सर्किट में हाई वोल्टेज मींस हाई करंट फ्लो करती है. इसको डायरेक्ट हम मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वहां पे एक्सीडेंट के इश्यूज हो जाते हैं. तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, इसमें एक और सर्किट लगाया गया है कि सर्किट 1 के नाम से. इस सर्किट में देखें यहाँ पे एक बैटरी के लिए ये जो है बैटरी डिवाइस के लिए ऑप्शन, ये जो सिंबल होता है वो बैटरी का होता है. तो यहाँ पे एक बहुत कम वोल्टेज की एक बैटरी लगाई जाती है, और उस बैटरी से बेसिकली हमने करना ये है कि इस बैटरी के फंक्शन से हमने इस सर्किट के अंदर जो हमने रीड स्विच लगाई हुई है उस रीड स्विच को ऑन ऑफ करवाना है, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवाना है. अब देखें जो सर्किट 1 है उसमें एक
स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, और सर्किट 2 के लिए जो स्विच है वो ये रीड स्विच काम करेगा। जैसे ही हम सर्किट 1 का यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, अब ये इस वक्त ओपन में है, मींस ये सर्किट इनकम्प्लीट है। जैसे ही यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और बैटरी से करंट फ्लो होते हुए यहाँ पे जो कॉइल, इस रीड स्विच के ऊपर हमने एक कॉइल बनाया हुआ है, इसी वायर से, इस वायर से करंट फ्लो होते होते वापस बैटरी तक। जो ही इस कॉइल से करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। जो मैग्नेट, इस मैग्नेट की वजह से जो रीड स्विच के दो डिफरेंट टर्मिनल से प्लेट्स हैं, तो इन टर्मिनल दोनों प्लेट्स, एक नॉर्थ पोल का फंक्शन करेगा, एक साउथ पोल का। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने क्रिएट करवाया है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा। और आपको पता है लास्ट टाइम हमने लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ था कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगी ये मैग्नेटाइज होगा, इसके अंदर जो दोनों प्लेट्स है वो मैग्नेटाइज होंगे, और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बनने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो सर्किट 2 के लिए यहाँ पे हमारे पास ये रीड स्विच है, ये रीड स्विच क्या होगा, ये कनेक्ट होगा। जैसे ही ये रीड स्विच का सर्किट कनेक्ट होगा तो हमारे पास सर्किट 2 में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी। याद रहे कि सर्किट 2 के लिए जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो ये है, इससे ये हाई वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज है वो बहुत कम वोल्टेज है, ये सिर्फ इस स्विच को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। मगर ये जो वोल्टेज है इसको पावर सप्लाई भी कह सकते हो, जो बाहर से पावर सप्लाई दी जाती है, या तो ये पावर सप्लाई होगी या तो हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई जाती है। यहाँ पे जो क्रॉस का सिंबल है, बेसिकली ये बल्ब के लिए यूज किया जाता है ये सिंबल। मगर हम लेट सपोज इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्सरे मशीन। जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा तो यहाँ से इस सर्किट 2 का जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई करंट फ्लो होना शुरू होगी और ये मशीन वर्क करना शुरू करेगी। जैसे ही वापस हम इस स्विच को ओपन करेंगे, फिर ये जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है इस कॉइल से, यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। जैसे ही बंद होगी ये वापस इसके अंदर जो दोनों प्लेट्स है वो डीमैग्नेटाइज होंगे। जब डीमैग्नेटाइज होंगे तो वापस स्विच ओपन होगा, फिर सर्किट 2 में जो करंट की फ्लो है वो रुक जाएगी। तो मतलब हम इस तरह एक सर्किट से दूसरे सर्किट को कंट्रोल करते हैं, और उस सर्किट को कंट्रोल करते हैं जिसमें हाई वोल्टेज या हाई करंट फ्लो करती है। तो ये फंक्शन था रिले का एक्सरे मशीन में, हम इस तरह यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिले का ये जो फंक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ये हमने कार के इंजन को भी ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो वायर्स दिखाए गए हैं, ये दोनों वायर्स इस वक्त ये इंजन, कार के इंजन के लिए वायर्स जा रहे हैं, मतलब ये दोनों अब इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, दोनों के बीच में स्पेस है, ये कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही ये कनेक्ट होंगे इंजन के लिए, इंजन के जो वायर्स हैं इनके लिए कंप्लीट सर्किट होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, आपका कार का इंजन जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट करेगा। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हाई वोल्टेज होता है जो कि डेंजरस है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए अगेन यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल सर्किट लगाया हुआ है। इस एक्सटर्नल सर्किट से हमने क्या करना है, इसको मैग्नेटाइज करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज होगा ये जो स्विच के लिए ये जो प्लेट है वो प्लेट जाके इन दोनों के साथ अटैच होगी। जैसे ही इन दोनों सर्किट के जो दोनों टर्मिनल से यहाँ पे अटैच होगी तो ये यहाँ से करंट के लिए एक कंप्लीट पाथ होगा। मतलब ये पाथ को कंप्लीट करने के लिए देखिए, ये जैसे यहाँ आके इसके साथ कनेक्ट होगी तो ये जो प्लेट है कनेक्ट होगी, देन इधर ये पाथ जो होगा वो कंप्लीट होगा। फिर का पाथ कंप्लीट होगा तो फिर अगेन आपका कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हमने करना क्या है, ये स्विच है हमारे पास सर्किट 1 का, स्विच से हम मींस इस की से हमने इस स्विच को क्लोज करना है। जैसे ही क्लोज करेंगे मतलब इस को सर्किट को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगाई जाती है, उस बैटरी से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगी और वो करंट सीधे आहिस्ता आहिस्ता, और इस करंट जो है वो इस कॉइल से फ्लो करते करते वापस यहाँ पे आके इस टर्मिनल से दोबारा वापस जो छोटी बैटरी हमने लगाई हुई है उस तक वापस करंट फ्लो होगी। मींस सर्किट कंप्लीट होगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब जब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगी
तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉइल है, कॉइल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटाइज होगा। जब ये मैग्नेटाइज होगा, ये जो आयरन को इसमें हमने एक प्लेट लगाई हुई है, ये प्लेट मैग्नेटाइज होने की वजह से ये जाके इनके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेट बनने की वजह से ये इन मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो इधर नहीं आ सकते, मगर ये इधर जाके इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब इस तरह भी हम कार की जो हाई वोल्टेज इंजन है उसको हम एक छोटे से स्विच से मींस की से ऐसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यूसेज है, ये हम ऑटोमेटिक फायर डोर के लिए यूज करते हैं। इनको फायर डोर के अंदर होता ये है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कि उस बिल्डिंग के अंदर ये शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे एक किसी एक स्पेसिफिक रूम में या किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन पे अगर आग लग जाती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मॉल तक फैल जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे हर पोर्शन के लिए एक सेपरेट फायर डोर लगाया जाता है। ये फायर डोर जैसे ही आग लग जाती है, अलार्म बजने पर ये ऑटोमेटिकली वो दरवाजा क्लोज हो जाता है, डोर क्लोज हो जाता है। क्लोज होने की वजह से आग का दूसरे पोर्शन तक फैलना बंद हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर एक पोर्शन में आग लगी हुई है, तो एक बंदे जाके उस पोर्शन का दरवाजा बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे आग लगी हुई है, तो कोई जाके उस दरवाजे को बंद नहीं करेगा। तो इसलिए बचने के लिए मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑटोमेटिक स्विच लगा देते हैं। यहाँ पे भी मैग्नेटाइज इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली यहाँ पे होता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंक्शन यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे सर्किट होता है, इस सर्किट की वजह से यहाँ पे करंट एनी टाइम फ्लो होती रहती है। ये दरवाजा है, इस दरवाजे को पहले आग नहीं लगी हुई है उस वक्त ये दरवाजा ओपन रखा जाता है, क्योंकि वहां से लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए इसको बंद नहीं किया जाता है, हमेशा ओपन ही रहता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटाइज हो गया, और इस दरवाजे के इस पोर्शन पर एक मेटल प्लेट लगाई जाती है, क्योंकि ये मैग्नेट हो गया है, इस मेटल प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने साथ अटैच रखता है। मगर जैसे ही आग लग जाती है, इसका सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो गया तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटाइज होके इसको ये जो प्लेट है, दरवाजे के साथ अटैच प्लेट है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ था, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये दरवाजा ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से रिलीज होके जाके बंद हो जाता है। तो इस तरह आग का जो फैलना दूसरे फ्लोर तक फैलना रोका जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही यूज करते हैं। तीसरा यूसेज जो हमारे पास, फोर्थ यूसेज, इलेक्ट्रिक बेल्स में, जो दरवाजे में इलेक्ट्रिक बेल्स लगाए जाते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करने के लिए एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डायग्राम में ये पोर्शन है हमारे पास, बेल स्विच है। इस स्विच को आपने प्रेस करें तो मीन्स ये सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होना शुरू होती है। यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगाई जाती है, ये बैटरी है। और ये हमारे पास आयरन कोर है, ये यू शेप में जो है आयरन कोर है, उसके ऊपर वाउंडेड जो वायर है, इसको हम कॉइल कहेंगे, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होगी तो आयरन कोर मैग्नेटाइज होने की वजह से ये मैग्नेट बन जाएगा। जब मैग्नेट बन जाएगा तो फिर यहाँ पे एक आर्मेचर है, ये आर्मेचर को क्योंकि ये आयरन की है, इस वजह से ये यू शेप का मैग्नेट जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, इस एक्स पोर्शन पर, एक्स इस वाले पोर्शन पर जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। तो मतलब एक दफा ये अट्रैक्ट करेगा तो ये जो हैमर है वो जाके ग्राउंड को हिट करेगा, फिर आपको आवाज आएगी वापस। जैसे ही यहाँ से अट्रैक्ट करता है, वापस ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से वो सर्किट वापस ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया। फिर ये क्या होता है, ब्रेक होने की वजह से ये डीमैग्नेटाइज होगा, ये यू शेप का जो मैग्नेट बना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट वो डीमैग्नेटाइज होगा, वापस ये आर्मेचर अपनी पोजीशन पे आएगी। फिर दोबारा इस बटन को प्रेस करने पे दोबारा ये क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होगा, फिर इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर जाके ये जो हैमर है वो दोबारा जाके इसको स्ट्राइक करेगी। मतलब इसी तरह आप स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हैमर इसको हिट करती रहेगी, इसी तरह ये रिंग या अलार्म देता रहेगा। और फिर इस तरह घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं जो घर में बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाएगा कि बाहर दरवाजे पर कोई गेस्ट आया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यहाँ पे ये फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रखें कि इस स्विच को एक दफा प्रेस करें तो ये वापस एक दफा बेल बजने के बाद ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। मतलब आप जब तक स्विच को प्रेस करके नहीं रखेंगे, एक दफा प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये एक दफा बेल बजने के बाद बंद हो जाता है। मतलब ये इसमें सर्किट जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। आपने इधर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपने ये पढ़ना है साथ में। अब नेक्स्ट पोर्शन पे हम जो डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकल यूसेज क्या है।
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को रियली हम कैसे यूज करते हैं। इससे पहले हमने जो यूसेज बताए, इसमें हमने सर्किट को ब्रेक इन ऑन एंड ऑफ करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर रहे थे, मगर अब यहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री में इसकी जो प्रैक्टिकल यूसेज है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, वाकई में कोई मतलब स्पेसिफिक जो काम लिया जाता है वो ये है। आप में से बहुत सारों ने एमआरआई का नाम सुना हुआ है। एमआरआई बेसिकली एब्रिविएशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब क्या है कि मैग्नेट के जरिए इमेजेस बनाए जाते हैं या इमेजेस लिए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो इमेज जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से या मैग्नेटिज्म की वजह से या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की वजह से ली जाती है, तो इसीलिए इसको हम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। असल में होता ये है कि अब ये जो एमआरआई होता है, इसमें सबसे पहले एक हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करवाया जाता है। फिर वो हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आपके बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन की इमेज बना देता है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि हाइड्रोजन के इमेज बनाना। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन आपके बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है। आपके ब्लड जो है पूरे बॉडी के वेन्स में सर्कुलेट करता रहता है, और ब्लड क्या है, लिक्विड में है। लिक्विड मीन्स वाटर। वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब आपकी बॉडी के लिक्विड पोर्शन के अंदर मीन्स आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब इसकी एमआरआई लेने के लिए, जैसे कि इस फिगर में देखें, आपके पास क्या होगा, इस पोर्शन पे एक छोटा सा एक सर्कुलर शेप होता है और ये टेबल होती है। जिस बंदे की एमआरआई लेनी होती है उस बंदे को इस टेबल पे लिटाया जाता है, और उसके क्योंकि ये ज्यादातर सर के एमआरआई वगैरह ली जाती है, तो इस बंदे का सर जो है इस सर्कुलर जो सुराख है उसके अंदर, उसके अंदर ले जाते हैं। फिर वहां से फिर इसका जो मशीन है उसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ये मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटाइज होने के बाद आपकी जो सर है उसके अंदर हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं उनका इमेज ले लेता है। जब हाइड्रोजन के इमेज ले लेते मिल जाते हैं, तो डॉक्टर उसके हाइड्रोजन के इमेजेस को देख के ये पता लगा देता है कि आपके ब्रेन के कौन से पोर्शन पर कोई एबनॉर्मलिटी है, या कोई वहाँ पे माइंड के कौन से पोर्शन पर कोई इशू है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का जो माइंड की इमेज होगी वो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट का जिसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है उसके इमेज से डिफरेंट होगा। तो उस इमेज से वो डॉक्टर इस चीज़ का या इस बीमारी का पता लगाता है कि एक्जेक्टली वो जो एबनॉर्मलिटी माइंड के किस पोर्शन पे है, तो वो डॉक्टर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट कर देता है। क्योंकि एमआरआई का एक और फायदा ये है कि बॉडी के इंटरनल इमेजिंग के लिए सर्जरी करनी नहीं पड़ती है। जस्ट आपने सिर्फ इस एमआरआई के जरिए से इमेज लिया जाता है इंटरनल पोर्शन का, विदाउट एनी ऑपरेशन या सर्जरी के बगैर। मतलब उस को ओपन किए बगैर आप क्या कर सकते हो, इंटरनल बॉडी के इमेजेस ले सकते हो। तो ये एमआरआई का फंक्शन है। मगर ये जो टेक्निक है वो थोड़ी सी महंगी है, बट अगर किसी के माइंड में कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई इश्यू है, तो फिर वो पैसा इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं जितना इंसान रखता है। तो इसीलिए फिर एमआरआई डॉक्टर रिकमेंड करता है कि एमआरआई कराने को। फिर एमआरआई इस प्रोसेस या इस मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़रिए एमआरआई के इमेजेस बन जाते हैं। फिर वो इमेजेस डॉक्टर देख के उसी हिसाब से पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है। अब हम जो है नेक्स्ट में हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, इन व्हाट सिचुएशन माइट यू नीड टू यूज अ रिले रेदर देन अ नॉर्मल स्विच। ऐसे वो कौन से कंडीशन है जहां पे आप नॉर्मल स्विच लगाने के बजाय रिले को रिकमेंड करते हो या रिले को प्रीफर करते हो, या आप उसको यूज करना चाहते हो, क्यों यूज करना चाहते हो। इसकी बेसिक वजह यह है कि जैसे हमने एक्सरे में बताया था या कार के इंजन को स्टार्ट करते वक्त हमने बताया था, क्योंकि जो प्राइमरी सर्किट ऑफ एक्सरे मशीन या कार का इंजन का जो सर्किट होता है उसके अंदर हाई करंट फ्लो करती है, जो कि एक डेंजरस चीज है। तो उस डेंजरस चीज से डायरेक्ट छूने के बजाय फिर हम क्या यूज करते हैं, एक एक्सटर्नल सर्किट यूज करते हैं जो रिले का फंक्शन करता है उस स्विच से, जिसमें इतना बड़ा अगर गलती से टच भी हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि वो एक
स्मॉल वोल्टेज वहाँ से भी स्मॉल करंट फ्लो करती है, तो वो इतना डेंजरस नहीं होता है। तो इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए जहाँ पे हाई वोल्टेज फ्लो होती है उससे बचने के लिए हम रिले को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने रिले और डोर बेल के दोनों डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। फिर आपने ये बताना है कि डोर बेल के सर्किट को हम मेक एंड ब्रेक सर्किट क्यों कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि मेक एंड ब्रेक सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्किट एक दफा ऑन होता है वापस ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है, ऑन करते हो वापस ऑटोमेटिकली, एक दफा बेल बजने के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद होता है। तो इसीलिए हम इसको मैक एंड ब्रेक सर्किट कहते हैं, क्योंकि आप जैसे स्विच प्रेस करते हो सर्किट क्लोज होता है, बेल बजती है, वापस ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, तो मींस मैक एंड ब्रेक सर्किट कहा जाता है। जबकि रिले में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपने कार के इंजन का जो रिले सर्किट है, मींस जो की वाला पोर्शन है, आप की ओपन करते हो तो आपका जो कार है उस कार के इंजन स्टार्ट हो जाता है, मगर जब तक वापस की बंद नहीं करते हो तब तक वो कार का इंजन जो है स्टार्ट रहता है। तो मतलब क्या हुआ कि रिले सर्किट जो है ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता है, जबकि डोरबेल सर्किट ऑटोमेटिकली मैक एंड ब्रेक सर्किट है, खुद ब खुद बंद हो जाता है। पार्ट बी में पूछा गया है हाउ इज द डोर बेल सर्किट डिफरेंट फ्रॉम रिले सर्किट। डोर बेल सर्किट और रिले सर्किट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, तो वो हमने बता दिया कि डोर बेल सर्किट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जबकि रिले सर्किट ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो जाता है, बल्कि हमने खुद करना होता है। और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक यूज की जाती है, दोनों के अंदर मैग्नेट क्रिएट करवाया जाता है या जनरेट करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ कुड यू यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू मेक बर्गलर अलार्म। एक बर्गलर अलार्म को बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे यूज करते हैं, तो आपने क्या करना है, इसका फंक्शन भी वही है जो डोर बेल सर्किट का है या डोर बेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक है, उसी तरह का ही ये फंक्शन करता है। आपने इस डोर बेल अलार्म को जो है इसको भी आपने यूट्यूब में जाना है, जागने के बाद आपने इसको टाइप करें, फिर आपको उसका जो वीडियोस है वो नजर आएंगे, फिर आपने देखना है, क्योंकि ये भी इतना डिफरेंट नहीं है कि हमने इसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि एमआरआई के प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या हैं, मतलब एमआरआई के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो ये आपने बताना है फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो आपका ये दो टॉपिक्स है। एक तो फायदा, एक सिंपल फायदा ये है कि एमआरआई हम इसलिए फायदा, सबसे पहला फायदा एमआरआई का ये है कि विदाउट सर्जरी बॉडी के इंटरनल बॉडी की इमेज या उसका इमेज बनाया जा सकता है, मतलब विदाउट एनी सर्जरी। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज सिंपली ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। क्या है ये, एमआरआई जो स्कैनिंग है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। एमआरआई तकरीबन 6-7 हज़ार से लेकर 10-12 हज़ार तक की एमआरआई होती है, जबकि एक्सरे कोई 150, 200, 300 में एमआरआई उसमें, या ज़्यादा से ज़्यादा करे तो 1000 के रेंज में एक्सरे हो जाती है। तो एक्सरे इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी एमआरआई है। एमआरआई बहुत महंगी एक टेक्निक है या स्कैनिंग है, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। फायदे इसका फायदा ये है कि विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट ओपनिंग एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, आप इंटरनल बॉडी का आप क्या कर सकते हो, इमेज ले सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज का जो टॉपिक था वो यूसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स था, और जिसको हमने प्रैक्टिकली और फिर रिले के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे यूज करते हैं इनको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। आपने क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस के जो मैंने अभी आपको गाइड्स या सॉल्यूशंस या सजेशंस दिए हैं उनको अपने होमवर्क कॉपी में करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सरसाइज है, इस चैप्टर का एंड हो रहा है। आपने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है और साथ साथ आपने क्या करना है, ये 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना है। तो आज के इस टॉपिक के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया, और इसके बाद 2 चैप्टर रहते हैं और इनको भी हम जल्दी ही वाइंड अप कर देते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ ना आया हो तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।